वेलकम बैक। नमस्कार आप सभी को। टॉपिक्स कवर कर रहे हैं हम हमारे 21 डिसेबिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। और मैं आपको बता दूं कि हम बहुत ही जल्दी एक व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको जितनी भी क्लासेस है उसके सारे अपडेट्स आया करेंगे, या कह सकते हैं कि एक प्रकार से नोट्स, जिस नोट्स के थ्रू हम आपको पढ़ाते हैं वो नोट्स आया करेंगे। थोड़ी सी रीच पकड़ेगा जब हमारा यूट्यूब चैनल, और थोड़े से सब्सक्राइबर जब गेन कर लेंगे हम, उसके बाद हम ये जो सारी प्रोसेस है आगे की कंटिन्यू करेंगे। पर्पस और गोल ये रहेगा कि बिल्कुल फ्री स्पेशल एजुकेशन, डीएड और बीएड दोनों की जो नोट्स हैं, दोनों के जो टॉपिक्स हैं उनको फ्री में कवर करवा दिया जाए। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है सेरेब्रल पल्सी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटी है हमारी 21 डिसेबिलिटीज़ के अंडर। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेरेब्रल पल्सी। द टर्म पल्सी मीन्स डैमेज और लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ मसल्स। जो पल्सी शब्द है ना, इस शब्द का जो अर्थ है वह यह है कि डैमेज, किसी प्रकार का मांसपेशियों को क्षति हो जाना, या उस क्षति के कारण जब हम हमारा कोऑर्डिनेशन है या जो कंट्रोल है वो मसल्स के साथ खो बैठते हैं, उसको पल्सी कहा गया है। द वर्ड सेरेबल रेफर्स टू द पार्ट ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको हम सेरेबम कहते हैं वैसे तो। और सेरेबल का अर्थ मस्तिष्क के उस भाग से है जो शरीर की गतिविधियों को निरंतर करता है। सेरेब्रल पल्सी इज नॉट ए सिंगल डिसऑर्डर बट ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। सेरेब्रल पल्सी कोई एक रोग नहीं बल्कि विकारों का समूह है। क्यों है, बहुत ही अच्छे से आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से समझते हैं। इट मेनली अफेक्ट्स मसल ड्यू टू डैमेज इन डेवलपिंग ब्रेन। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये मेनली अफेक्ट करता है मसल्स को, जिसका कारण ये है कि हमारा जो एरिया होता है ब्रेन का, डेवलपिंग एरिया कह सकते हैं, ये पार्ट ऑफ ब्रेन या डेवलपिंग ब्रेन, वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण हम हमारा जो कंट्रोल है मसल्स के ऊपर की हाउ टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाया जा सके, हमारा पोस्चर, हमारा बैलेंस, इन सबको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इट मोस्टली अकर्स बिफोर बर्थ एंड इज नॉन प्रोग्रेसिव इन नेचर। यह प्राय जन्म से पहले होती है और इसकी क्षति आगे नहीं बढ़ती है। बिल्कुल ही साधारण लैंग्वेज में बताया हुआ है, ठीक है। साइंस ऑफ सेरेब्रल पल्सी आर यूजली विजिबल फ्रॉम इन्फेंसी स्टेज। अब जो इसके लक्षण है ना, वो आपको शैशव अवस्था में ही देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इन्फेंसी स्टेट 0 to 2 ईयर्स जिसको हम कहते हैं। 0 तो पता ही है आपको, 2 ईयर्स जो है वो इन्फेंसी स्टेज होती है हमारी, उसमें हमारे को बच्चे के लक्षण या किसी भी पर्सन जिसको सेरेब्रल पल्सी है उसके लक्षण देखने को मिल जाते हैं। बोथ लार्ज एंड स्मॉल मसल्स आर अफेक्टेड। इस लाइन का यहाँ पर यह मतलब है कि हमारी फाइन मोटर और ग्रोस मोटर दोनों ही प्रभावित होती हैं। स्वेलोइंग एंड आई मूवमेंट प्रॉब्लम्स आर कॉमन। निगलने तथा आंखों की गति से जुड़ी समस्याएं सामान्य हैं। देयर इज एन इंक्रीज्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट और ब्लाइंडनेस। दृष्टि बाधा दृष्टि बाधा या अंधेपन की संभावना अधिक होती है। इन एक्सट्रीम केसेस पैरालिसिस में ऑल्सो कर। गंभीर मामलों में लकवा भी हो सकता है। साइंस और सिम्टम्स की हम बात करेंगे। द सिवियरिटी एंड प्रेजेंटेशन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसके लक्षण और गंभीरता व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होते हैं। हर किसी में सेम सिम्टम्स नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में सेम ही सिम्टम्स हो। हर पर्सन में जिसको भी सेरेब्रल पल्सी की प्रॉब्लम है, अलग अलग साइंस देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। स्पास्टिसिटी कॉजेज मसल स्टिफनेस एंड एग्जीग्रेटेड रिफ्लेक्सेस। यानी कि मांसपेशियों में एक प्रकार की स्टिफनेस या कठोरता आ जाती है, जिसे हम बहुत ही एक प्रकार से हार्डली मूव कर पाते हैं। स्टिफनेस यानी कि अकड़न, और स्पास्टिसिटी यानी कि कठोरता। रिजिडिटी और एबनॉर्मल मसल टोन में भी प्रेजेंट। मांसपेशियों में कठोरता या असामान्य टोन आ सकती है। सामान्य टोन क्या होगी कि मसल सही वर्क कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन सही है, उसका जो कह सकते हैं कि कंट्रोल है हमारा उसके ऊपर सही है। और असामान्य टोन क्या होगा कि हमारा उसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल नहीं है। अटेक्सिया लीड्स टू बैलेंस प्रॉब्लम्स एंड डिलेड मोटर डेवलपमेंट। इसमें संतुलन की समस्या और मोटर विकास में विलंब होता है। डिफिकल्टी एंड पेन में ओकर सॉरी डिफिकल्टी एंड पेन में ओकर ड्यूरिंग वॉकिंग एंड ईटिंग। चलने और भोजन करने में कठिनाई एवं दर्द हो सकता है। स्पीच एंड साउंड प्रोडक्शन में भी अफेक्टेड। बोलने और ध्वनि उच्चारण में समस्या हो सकती है। फाइन मोटर डिफिकल्टीज लाइक बटनिंग, राइटिंग कोज पेन एंड टास्क अवॉइडेंस। इसके कारण, सेरेब्रल पल्सी के कारण बटन लगाने, लिखने में या लिखने जैसे सूक्ष्म कार्यों में दर्द होने से बच्चा कार्य से बचता है। जहाँ भी बच्चे को इस डिसेबिलिटी के कारण प्रॉब्लम महसूस हो रही होगी, तो वो ऐसी सच एक्टिविटीज़ को अवॉइड करेगा कि वो उसको परफॉर्म करनी पड़े, क्योंकि वो समस्या को फेस कर रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम सेरेब्रल पल्सी को लेकर नॉर्मल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करता है। पुअर पोस्चर कंट्रोल एंड डिफिकल्टी इन सिटिंग इंडिपेंडेंटली। मुद्रा नियंत्रण की कमी और स्वयं बैठने में कठिनाई होती है। लर्निंग डिफिकल्टीज एंड चांसेस ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज।
सीखने में कठिनाई तथा विशिष्ट अधिगम अक्षमता एसएलडी की संभावना होती है। टाइप्स और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेरेब्रल पल्सी में मेनली उसके टाइप्स ज़्यादा डीपली पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। पहला है स्पास्टिक सेरेब्रल पल्सी, जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है, जिसमें जो हमारा मसल है स्टिफ हो जाता है, यानी कि कठोर हो जाती है मांसपेशियां और अकड़ जाती हैं। स्पास्टिक हेमिप्लीजिया, वन साइड ऑफ बॉडी लेफ्ट और राइट ब्रैकेट में लिखा हुआ है इज अफेक्टेड। शरीर का एक साइड का हिस्सा है जो है उसको कह सकते हैं कि एक प्रकार का पैरालिसिस टाइप या वर्क करना बंद हो जाता है, या तो लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग काम करना बंद कर देंगे, या बिल्कुल स्टिफनेस आ जाएगी, या राइट हैंड और राइट लेग में प्रॉब्लम होगी। इसको स्पास्टिक हेमिप्लीजिया कहते हैं कि दोनों में से किसी एक साइड प्रॉपर फ्रॉम, या तो ये साइड या ये वाली साइड, दोनों में से कोई एक साइड अफेक्ट हो जाएगी। थर्ड टाइप है स्पास्टिक डायप्लीजिया, बोथ लेग्स और बोथ साइड्स ऑफ लोअर बॉडी आर अफेक्टेड, दोनों पैर या निचला शरीर प्रभावित। यहाँ से हमारे स्टमक से नीचे नीचे जो हमारा बॉडी का पार्ट है वो पूरा प्रभावित हो जाता है। स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया, ये इसका फोर्थ टाइप है, होल बॉडी इंक्लूडिंग आर्म्स लेग्स एंड ट्रंक अफेक्टेड, पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। एथेटॉइड और डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पल्सी, इसका मतलब है कि अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स ऑफ एंटायर बॉडी इंक्लूडिंग फेस, चेहरे सहित पूरे शरीर में अनियंत्रित गतियाँ। ये तो बहुत कॉमन है और बिल्कुल मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ताकि इसको पढ़ने से ही आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए, आपको किसी भी कोई महंगे कोर्सेज परचेज करने की ज़रूरत ना पड़े, कोई फालतू कंटेंट तो नहीं कह सकते हैं कि गलत कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े भी जिसमें बहुत ही सारी मिस्टेक्स हो। हाँ, मेरे द्वारा भी पढ़ाए जाने पर थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार, लेकिन इन नोट्स में बहुत कम चांसेस हैं कि आपको मिस्टेक देखने को मिले, और ये नोट्स अच्छे से कवर करेंगे आपकी सारे स्पेशल एजुकेशन के सिलेबस को। इससे अगला टाइप है अटैक्सिक सेरेब्रल पल्सी, प्रॉब्लम्स इन बैलेंस पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन, संतुलन मुद्रा और समन्वय में समस्या। पोस्चर यानी कि हम कैसे बैठते हैं, और कोऑर्डिनेशन क्या है हमारा, बैलेंसिंग में हमारी किस प्रकार से हम बैलेंस करते हैं, किस प्रकार से हम वॉक करते हैं, हमारा सिटिंग पोस्चर क्या है, हमारा स्टैंडिंग पोस्चर क्या है। हाइपोटेनिक सेरेब्रल पल्सी, एक्सट्रीमली लो मसल टोन गिविंग फ्लोपी बॉडी अपीयरेंस, बहुत कम मांसपेशीय टोन, शरीर ढीला प्रतीत होता है, ढीला ढाला सा, ठीक है। लेवल्स और स्पोर्ट की बात करेंगे, स्पोर्ट नीड्स डिपेंड ऑन सिवियरिटी ऑफ मोटर एंड एसोसिएटेड इम्पेयरमेंट्स, सहायता की आवश्यकता आवश्यकता अक्षमता की गंभीरता पर निर्भर करती है। इसका ये मतलब है कि हम किसी को अगर सपोर्ट दे रहे हैं, जो बच्चा सेरेब्रल पल्सी से ग्रसित है, तो उसकी डिसेबिलिटी की जो सिवियरिटी है उस पर डिपेंड करेगा कि उसको कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है। असिस्टिव डिवाइसेज लाइक वॉकर्स, व्हीलचेयर्स एंड कैलिपर्स में बी रिक्वायर्ड, वॉकर, व्हीलचेयर और कैलिपर जैसे सहायक उपकरणों की जरूरत हो सकती है और होती है। कोजेज क्या क्या है, प्रॉब्लम इन नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट आर ए मेजर कोज, मस्तिष्क में सामान्य विकास में समस्या मुख्य कारण है इसका कि बच्चे का ब्रेन अच्छे तरह से डेवलप नहीं हो पाया। एस्फेक्सिया रेफर्स टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन, इसका अर्थ है कि मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी हो जाना, या कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी हो जाना, उसके कारण भी सेरेब्रल पल्सी हो सकती है। हेमरेज मींस ब्लीडिंग इन ब्रेन, ब्रेन हेमरेज आपने सुना होगा, जो काफ़ी स्प्रेड है, कह सकते हैं कि काफ़ी स्प्रेड तो नहीं कह सकते, कि हम ये कह सकते हैं भी काफ़ी हैवी रेशियो में देखा जा रहा है ये ब्रेन हेमरेज, और जिसका मतलब होता है कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाना, ये भी एक कारण है सेरेब्रल पल्सी का। सेरेब्रल पल्सी डिसजेनेसिस इंडिकेट्स एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, सेरेब्रल पल्सी में ब्रेन का एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन है वो एबनॉर्मल होता है या नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। प्री वेंट्रिकुलर ल्यूकोमेलेसिया, पीवीएल कहते हैं जिसको, इन्वॉल्व्स डैमेज टू वाइट मैटर ऑफ ब्रेन, जो हमारे ब्रेन का वाइट पार्ट या कह सकते हैं वाइट हिस्सा जो होता है उसमें किसी प्रकार की क्षति हो जाना या किसी प्रकार का डैमेज हो जाना या कोई एबनॉर्मलिटी आ जाना सेरेब्रल पल्सी के लिए लीड कर सकता है। रिस्क फैक्टर की हम बात करेंगे, मैटरनल इन्फेक्शंस लाइक जीका वायरस कैन डैमेज फीटल ब्रेन, जीका वायरस जैसे वायरसेस डैमेज कर सकते हैं हमारे फीटल ब्रेन को, या एक प्रकार का डीप या बहुत ही ज़्यादा हैवी नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूबेला इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीजेस रिस्क, रूबेला इन्फेक्शन का हो जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिस्क को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सच एज सिफिलिस एंड हर्प्स, यौन संचारित रोग जैसे सिफिलिस और हर्पिस के कारण भी ये बीमारी ये डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है। इन्फेंट रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करेंगे कि मीनिंगाइटिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन अफेक्टिंग ब्रेन कवरिंग्स, की जो मीनिंगाइटिस है ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो काफ़ी प्रभावित करता है ब्रेन के डेवलपमेंट को। इसके कारण भी संक्रमण जब फैल जाता है और उससे कोई ना कोई क्षति हमारे ब्रेन को पहुंच जाती है, जिसके कारण ये डिसेबिलिटी हम फेस कर सकते हैं।
एंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क का वायरल संक्रमण है, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन का नाम है। इसके कारण भी डैमेज या एबनॉर्मेलिटी ब्रेन को हो सकती है। लो बर्थ वेट एंड एक्सट्रीम प्री मैच्योरिटी इंक्रीज रिस्क। हाल ही में जितने भी डिसेबिलिटी के केसेस आ रहे हैं, सब में ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है प्री मैच्योरिटी, कि बच्चे का जन्म से पहले ही जन्म हो जाना, या फिर कुछ ऐसी समस्या आ जाना कि जिसके कारण बच्चे की प्री डिलीवरी हो गई हो, और उसके कारण आगे जाकर बच्चे को डिसेबिलिटी या किसी प्रकार का डिसऑर्डर फेस करने को मिल रहा है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। लो बर्थ वेट, जन्म के समय जो वजन है बेबी का या चाइल्ड का, वो काफ़ी कम होना या नॉर्मल वेट से कम होना। मल्टीपल बर्थ्स लाइक ट्विंस और ट्रिपलेट्स, ये भी एक कारण है कि एक से अधिक शिशुओं का जन्म जब होता है, ट्विंस का जब बर्थ होता है, तब उसमें से ऐसा देखा गया है कि एक बेबी या किसी एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, क्योंकि ट्विन बर्थ हुआ है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? अर्ली एजिंग एंड फिजिकल वीकनेस में अपियर इन 40s, 40 की उम्र में ही समय पर बुढ़ापा दिखाई दे सकता है। ठीक है। मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, ये तो बहुत कॉमन है, क्योंकि सोसाइटी में हम देख सकते हैं कि काफ़ी बुली या काफ़ी एक प्रकार से टीज किया जाता है, स्पेशल विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को। इस कारण बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं या अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर्स को फेस करते हैं। एसोसिएटेड हार्ट एंड लंग डिजीजेज, हृदय एवं फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस कोजिंग पेनफुल जॉइंट डीजनरेशन, जोड़ों में दर्द व किसी प्रकार की क्षति हो सकती है, क्योंकि मसल कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, मसल कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, और उसके कारण जोड़ों में दर्द रहना या किसी प्रकार की क्षति या कोई इंजरी भी हो सकती है। ऑस्टोपेनिया लीडिंग टू लो बोन डेंसिटी एंड फ्रैक्चर्स, इसके कारण हड्डियों की घनता यानी कि डेंसिटी कम हो जाती है और फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायग्नोसिस हम इसका कैसे करेंगे या असेसमेंट हम इसका कैसे करेंगे? रेगुलर ऑब्जर्वेशन करेंगे अप टू 18 मंथ इज इंपॉर्टेंट, 18 मंथ तक नियमित अवलोकन अत्यंत आवश्यक है। न्यूरो इमेजिंग लाइक एमआरआई एंड सीटी स्कैन आर यूज्ड, ये एक मेडिकल टेस्ट है जिसके थ्रू हम पहचान कर सकते हैं। क्रेनियल अल्ट्रासाउंड हेल्प्स इन अर्ली ब्रेन असेसमेंट, ये भी एक मेडिकल टेस्ट है जिसके थ्रू हम ब्रेन की अर्ली असेसमेंट करके पता लगा सकते हैं कि क्या समस्या उत्पन्न हो रही है या हो सकती है। असेसमेंट फोकसेस ऑन एबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो असेसमेंट है उसका मेन फोकस या उसका मेन पर्पस क्या है कि ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी और उसका जो स्ट्रक्चर है या वो किस प्रकार से फंक्शनिंग कर रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना, और यह पता लगाना कि आगामी समय में क्या समस्या हो सकती है, क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। सर्बल पल्सी कैन नॉट बी कम्प्लीटली प्रिवेंटेड, इसको पूर्णतः रोका नहीं जा सकता। रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड विद प्रॉपर प्रीनेटल केयर, गर्भकालीन में देखभाल से जोखिम कम किया जा सकता है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन इज इसेंशियल, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन है कि वैक्सीनेशन अगर हम करवाते हैं समय समय पर, या जो बचपन में जैसे पोलियो है और आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उनके थ्रू हम वायरल इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं, जिसके कारण हमारी ब्रेन को जो किसी प्रकार की इंजरी तो आउटर भी हो सकती है और इनर भी, जैसे कि किसी इन्फेक्शन के कारण या कि फीवर के कारण, उन सब चीज़ों को हम वैक्सीनेशन के थ्रू रोक सकते हैं। अवॉइड स्ट्रेस, टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये मदर के लिए है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स एंड पोल्यूशन, विषैले रसायनों और प्रदूषण से दूरी रखनी है। ट्रीटमेंट एंड इंटरवेंशन की बात करेंगे कि देयर इज नो क्योर बट अर्ली इंटरवेंशन इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसका इलाज तो नहीं है लेकिन शीघ्र हस्तक्षेप से जीवन गुणवत्ता बेहतर हो सकती है, कुछ इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, जिससे एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में हमारे को काफ़ी ईजीनेस देखने को मिल सकती है। फिजियोथेरेपी इम्प्रूव्स मोबिलिटी, पोस्चर एंड मसल स्ट्रेंथ, फिजियोथेरेपी के थ्रू गतिशीलता, मुद्रा और मांसपेशियां शक्ति बढ़ती है। स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी सपोर्ट कम्युनिकेशन एंड डेली स्किल्स, स्पीच और ऑक्यूपेशनल थेरेपी संचार वैज्ञानिक कौशल विकसित करती है। मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशंस आर यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड, आवश्यकता अनुसार औषधीय एवं शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप किए जाते हैं। अगर आपको इन सब पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट समझ आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ब्रीफली उस पॉइंट को अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ। मैं कोई भी टॉपिक को पॉइंट के थ्रू इसलिए समझाता हूँ कि वो अच्छे से याद हो जाए, पैराग्राफ्स देखकर आपको यूँ फील ना हो कि बहुत ही लेंथी कंटेंट में पढ़ाया गया, और पॉइंट्स के थ्रू हमारे को काफ़ी ईजी होता है समझने में और हम एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब एज ए स्पेशल एजुकेटर हमारा क्या रोल है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल टू मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, शीघ्र पहचान और बहुविषयक टीम को संदर्भन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। डिजाइन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, आईपी क्रिएट करेंगे। यूज अडेप्टिव टेक्निक स्ट्रेटेजीज एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी, हम असिस्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज यानी कि बच्चे की डिसेबिलिटी को केंद्रित करते हुए उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज का यूज़ करेंगे जहाँ पे बच्चे को इजी कंफर्ट प्रोवाइड करवाएं
और उसको काफ़ी आसानी हो लर्निंग में, उसकी एक्टिविटीज़ में, और असिस्टिव टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसे एड्स और टूल्स का यूज़ करके हम बच्चे में कुछ इंप्रूवमेंट ला सकें। स्पोर्ट, इमोशनल, सोशल एंड एकेडमिक डेवलपमेंट, हम बच्चे की इमोशनल सपोर्ट करेंगे, उसको कभी भी लो कॉन्फिडेंट नहीं फील करवाएंगे। सोशली बच्चे को इंगेज करेंगे सोशल एक्टिविटीज़ में, और पीयर जो है उसके जो पीयर के साथ रिलेशंस हैं सहपाठी क्लास के ड्यूरिंग क्लास, उसको इम्प्रूव करेंगे। बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें हम डेवलपमेंट करेंगे या इंप्रूवमेंट करेंगे, जिसमें उसमें डेवलपमेंट हो सके। ऑनलाइन हिस्ट्री में बात करेंगे। सेरेब्रल पल्सी वॉज फर्स्ट सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर विलियम जॉन लिटिल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन लाइन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, या वन लाइन हिस्ट्री में मैंने इसको समझाया है कि डॉक्टर विलियम जॉन लिटिल ने सबसे पहले सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब किया था सेरेब्रल पल्सी को। सीपी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स की बात करेंगे। नॉन प्रोग्रेसिव बट सिम्टम्स में चेंज विथ थेरेपी, गैर प्रगतिशील है पर उपचार से लक्षण बदल सकते हैं। इट इज़ अ डिसेबिलिटी नॉट अ डिजीज, यह रोग नहीं बल्कि दिव्यांगता है। सॉरी तो यहाँ पर मैंने विकलांगता लिख दिया गलती से, हम दिव्यांग वर्ड ही यूज़ करेंगे हमेशा, विकलांग वर्ड कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। कवर्ड अंडर लोकोमोटर डिसेबिलिटी इन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर कवर किया गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंदर। ये था हमारा टॉपिक सेरेब्रल पल्सी। मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, कंटिन्यू करेंगे हमारे स्पेशल एजुकेशन और पेडागोजिकल टॉपिक्स को।